देखिए क्लास 11th का एक वेरी इंपॉर्टेंट वाला टॉपिक है जिसका नाम है स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स क्या होता है ये हम पिछली क्लासों में भी पढ़ चुके हैं। हम डेटा को कलेक्ट करते हैं और उस डेटा को कलेक्ट करके एनालाइज करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं और उस डेटा की कुछ वेरी इंपॉर्टेंट वाली जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसको हम इंटरप्रेट कर पाते हैं, निकाल पाते हैं वहाँ से, उस डेटा से, और उसको हम यूज करते हैं, है ना। किसी भी डेटा को इंटरप्रेट करने के लिए, एनालाइज करने के लिए हमने कुछ टेक्निक यूज की थी जिनका नाम था सेंट्रल टेंडेंसी। कोई भी डेटा किस सेंट्रल टेंडेंसी के अबाउट बना हुआ है या वो डेटा कौन सी सेंट्रल टेंडेंसी को शो कर रहा है, ये हमने पढ़ा था। उनमें से तीन इम्पोर्टेंट वाली जो टेंडेंसी थी वो थी सेंट्रल टेंडेंसी, जिसमें नंबर 1 पर आता है मीन, दूसरा आता है मीडियन और तीसरा आता है मोड। मीन, मीडियन और मोड ये जो सेंट्रल टेंडेंसी हैं किसी भी डेटा की, ये इनकी वैल्यूज़ उस डेटा के सेंटर को बता देती हैं कि ये डेटा किसके अराउंड है, किसके अबाउट है। ठीक है, तो जैसे एग्जांपल के लिए रिमाइंड करने के लिए कि पिछली क्लासों में हमने इन सेंट्रल टेंडेंसी का क्या क्या यूज किया था, कैसे कैसे यूज किया था, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ। एग्जांपल के लिए मैंने बोर्ड पर यहाँ पर दो बैट्समैन के स्कोर लिखे हुए हैं। पहले बैट्समैन ए का स्कोर है अलग अलग इनिंग्स में, जैसे पहले मैच में 30, फिर 91, फिर 0, फिर 64, इस तरह से पहले बैट्समैन के कुछ स्कोर लिखे हुए हैं और बैट्समैन बी के ये कुछ स्कोर लिखे हुए हैं। अब अगर आपको बोला जाता कि इनका मीन निकाल कर दिखाओ, तो मीन निकालने का जो मेथड है वो बहुत ही आसान सा मेथड है, आपको पता होना चाहिए, आपने पिछली क्लासों में पढ़ा होगा। मीन क्या होता है, जितने भी यहाँ पर ऑब्जर्वेशन लिखे हुए हैं, है ना, उन सभी ऑब्जर्वेशन का क्या कर लो, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। ठीक है, और उसको डिवाइड करा दो, जो भी वहाँ पर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है उनसे अगर हम डिवाइड करा दें तो हमारे पास मीन का आंसर निकल कर आ जाता है, जिसे हम x बार से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो इस तरह के अनग्रुप डेटा के लिए हम लोगों ने यही सीखा था कि इन सबको ऐड करा लो और जितने ये हैं उनसे डिवाइड करा लो। तो यहाँ पर कितने हैं ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगर ये 10 हैं तो यही करो, आप इन सबको ऐड करके 10 से डिवाइड करा लो, तो आपका जो आंसर आ जाएगा बैट्समैन ए का मीन निकल कर आ जाएगा कितना, 53, है ना। ये क्लियर है, इन सबका सम 530 आएगा और इनको 10 से डिवाइड कराओगे तो मीन का आंसर कितना आ जाएगा, 53। इसी तरह से बैट्समैन बी का अगर आपको मीन निकालना है तो मीन का जो वैल्यू आएगा, अगेन इन सबको ऐड कराओ और ये अगर 10 ऑब्जर्वेशन है तो इन्हें 10 से डिवाइड करा लो, तो आपका जो मीन का आंसर निकल कर आएगा बैट्समैन बी के लिए, वो मीन का आंसर बैट्समैन बी के लिए भी 53 निकल कर आएगा। ओके, तो ये जो वैल्यू है 53, ये मीन वैल्यू को दिखा रही हैं। मीन वैल्यू का मतलब ये हो गया कि आपका जो बैट्समैन ए का जो स्कोर है या बैट्समैन बी का जो स्कोर है वो 53 के अराउंड है। ये जो वैल्यू है ये शो करती है कि जो बैट्समैन ए या बैट्समैन बी के जितने भी स्कोर हैं वो मैक्सिमम स्कोर 53 के आसपास है, कुछ प्लस या कुछ माइनस। ठीक है, फिर हम बात करें मीडियन की, तो मीडियन भी एक सेंट्रल टेंडेंसी है, जहाँ पर मीन अच्छे से काम नहीं करता है फिर वहाँ पर हम मीडियन निकालना स्टार्ट करते हैं। मीडियन भी सेंट्रल टेंडेंसी को ही दिखाता है, जिसमें मीडियन की जो वैल्यू है वो वैल्यू अगेन ये दिखाती है कि जो डेटा गिवन है ना, जो वहाँ पर हमने बहुत सारा स्कोर जो कलेक्ट किया है वो स्कोर किसके अबाउट है या उनका सेंट्रल टेंडेंसी क्या है। जैसे एग्जांपल के लिए बैट्समैन ए का जो मीडियन आया है वो 53 आया है, तो जैसे ये मीन सेंट्रल टेंडेंसी दिखा रहा था ऐसे ही मीडियन भी 53 एक सेंट्रल टेंडेंसी दिखा रहा है कि इन बैट्समैन के जो स्कोर हैं वो 53 के आसपास हैं, या तो 53 है या 53 से ज़्यादा या 53 से थोड़ा सा कम। तो ये भी मीडियन भी सेंट्रल टेंडेंसी को दिखाता है। अब जब भी हमें मीडियन निकालना होता था तो उसका निकालने का तरीका क्या था, उसको निकालने का तरीका ये था कि सबसे पहले जो हमारा डेटा गिवन होगा उसको हम असेंडिंग ऑर्डर में लगा लेंगे। सबसे पहला काम हमें ये करना है कि जो गिवन डेटा होगा उसको कौन से ऑर्डर में लगाना है, असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। असेंडिंग ऑर्डर में डेटा को लगाने के बाद फिर वहाँ पर अगर हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, अगर हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑड हैं तो हम सिंपल एक फॉर्मूला यूज कर लेते हैं n+1/2।
है ना, ये फॉर्मूला यूज करते हैं और वहाँ से हमारे पास n+1/2 नंबर पर जो ऑब्जर्वेशन आता है वही ऑब्जर्वेशन हमारा मीडियन बन जाता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए मैं इनमें से कोई भी ले लो आप, चलो मान लो इसको ले लिया हमने, इसको हम क्या करें असेंडिंग ऑर्डर में लगा दें। ठीक है, बढ़ते हुए इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगा दें। तो असेंडिंग ऑर्डर में लगाने के बाद फिर यहाँ पर अगर ये ऑड नंबर होते, जैसे मान लो एग्जांपल के लिए ये 9 होते, तो 9+1 करते हम अपॉन 2, 9+1 10, 10/2 कितना 5। तो फिफ्थ नंबर पर जो भी ऑब्जर्वेशन लिखा होता वही हमारा क्या हो जाता है, जैसे 1 2 3 4 5, फिफ्थ नंबर पर जो भी ऑब्जर्वेशन लिखा होगा वही क्या बन जाता हमारा मीडियन। लेकिन पहले किस में लगाया जाना चाहिए, असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, लेकिन अगर मान लो n जो है वो इवन है, अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारे कैसे हैं इवन है, तब उस केस में मीडियन निकालने का तरीका ये होता है कि हम n/2 नंबर पर जो टर्म होगा प्लस n/2 प्लस 1th नंबर पर जो ऑब्जर्वेशन होगा, ठीक है, होल डिवाइडेड बाय 2। ये फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं। जैसे इस वाले केस में अगर हम ध्यान दें तो हमारे पास इवन नंबर ही हैं, हाँ या ना, कैसे नंबर हैं, इवन नंबर ही है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है इवन, 10 ऑब्जर्वेशन है तो इवन हो गए। अब इसमें मीडियन जब आप निकालोगे तो कैसे निकालोगे, तो आंसर है n/2, n/2 का मतलब 10/2 प्लस 10/2 प्लस 1th नंबर पर जो ऑब्जर्वेशन होगा, है ना, और होल डिवाइडेड बाय 2। अब 10/2 का मतलब हो गया फिफ्थ नंबर का ऑब्जर्वेशन, 10/2 5 + 1 6th नंबर का ऑब्जर्वेशन अपॉन में क्या 2। ठीक है, तो इवन के केस में हम ऐसे निकालेंगे। अब सबसे पहले क्या करेंगे, हम इन्हें असेंडिंग ऑर्डर में लगा लेंगे और फिफ्थ नंबर पर और 6th नंबर पर जो भी ना ऑब्जर्वेशन वहाँ पर लिखा होगा उनको यहाँ लिखेंगे, ऐड करके 2 से डिवाइड कर लेंगे तो मीडियन निकल कर आ जाएगा। तो ये मीडियन निकालने का तरीका है जब इवन का केस हो, जैसा कि इस केस में है हमारे पास। जब हमने बैट्समैन ए का मीडियन निकाला तो उसका आंसर भी 53 आया, बैट्समैन बी का आंसर भी मीडियन का 53 आया। ठीक है, अब ये जो दो सेंट्रल टेंडेंसी मैंने आपको यहाँ पर निकाल कर दिखाई हैं, याद कराई हैं कि पिछली क्लासों में आपने मीन और मीडियन कैसे निकाले थे। ठीक है, ये जो सेंट्रल टेंडेंसी हैं, क्या इन सेंट्रल टेंडेंसी के डेटा इनकी जो वैल्यू हैं, इन सेंट्रल टेंडेंसी की जो वैल्यू हैं, चाहे मीन की वैल्यू हो चाहे मीडियन की वैल्यू हो, क्या ये वैल्यू एक ऐसी वैल्यू हैं जो कि हमारे डेटा को एनालाइज कर पा रही हैं, इंटरप्रिटेट कर पा रही हैं। जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैं देखूं तो बैट्समैन ए और बैट्समैन बी, इनके दोनों का ही जो स्कोर आया है, मीन जो वैल्यू आई है वो 53 आई है। क्या आपको लगता है कि इस डेटा को देखकर जो बैट्समैन ए है, क्या उसका जो स्कोर है उसके लगभग सभी स्कोर 53 के आसपास हैं? आप देखकर बताओ, क्या यहाँ पर जितने भी स्कोर लिखे हुए हैं क्या वो सबके सब 53 के आसपास हैं? तो आंसर है नो, 53 के आसपास नहीं है। कहीं पर तो 0 भी देखने को मिल रहा है, कहीं पर 5, है ना, तो बहुत छोटी वैल्यू भी देखने को मिल रही है 53 से बहुत दूर, और कहीं पर ऐसा भी देखने को मिल रहा है कि काफ़ी बड़ा नंबर है 53 से। जैसे एग्जाम्पल के लिए 117 जब उसका स्कोर है तो 53 जो उसका मीन है उससे काफ़ी दूर है, और जब उसका 0 स्कोर है तब भी 53 से काफ़ी दूर है। तो ये जो सेंट्रल टेंडेंसी है जिसका नाम है मीन, ये मीन बहुत बढ़िया वैल्यू आपको नहीं दे रहा है जिससे आप डेटा को एनालाइज कर पाओ, या मैं कहूँ बहुत अच्छी तरह से आपको एक सेंट्रल टेंडेंसी नहीं मिल पा रही है, एक अच्छी वैल्यू नहीं मिल रही है। सिमिलरली यही काम बच्चों मीडियन के साथ भी हो रहा है ना, मीडियन की वैल्यू भी आपको 53 ही मिल रही है दोनों केस में, और इस केस में भी अगर आप ध्यान से देखो तो इन दोनों डेटा को तो आप ये नहीं कह पा रहे कि जो 53 जो वैल्यू है वो बैट्समैन ए या बैट्समैन बी दोनों के लिए सूटेबल है। हो सकता है कि बैट्समैन बी के लिए सूटेबल हो सकता है बैट्समैन ए के लिए सूटेबल हो, ठीक है ना, दोनों में से किसी के लिए भी हो सकती है। बट अगर मैं इस टाइप के डेटा की बात करूं तो इस टाइप के डेटा में देखो आप मीडियन 53 आ रहा है, लेकिन ये डेटा जो है वो बहुत ज़्यादा स्कैटर्ड डेटा है, 53 से कहीं पर बहुत छोटी वैल्यू है, कहीं पर बहुत बड़ी वैल्यू है। लेकिन बैट्समैन बी की अगर हम बात करें तो हाँ, इसकी सेंट्रल टेंडेंसी के लिए 53 वैल्यू करेक्ट है, करेक्ट कह सकते हो आप, क्योंकि मोस्ट ऑफ वैल्यू जो है वो 53 के आसपास ही हैं, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। इसको और भी ज़्यादा क्लियरली समझने के लिए मैं आपको यहाँ पर इसको एक नंबर लाइन पर दिखा रहा हूँ। जो बैट्समैन ए है उसका जो स्कोर है
उस बैट्समैन ए का स्कोर हमने यहाँ पर जो स्कोर थे, जैसे मान लो 0 स्कोर था तो यहाँ पर हमने एक डॉट बना लिया, ठीक है। 0 स्कोर के लिए हमने यहाँ डॉट बना लिया। 10 अगर किया है या 10 और 20 के बीच में, तो हमने यहाँ पर ऐसे डॉट बना लिए हैं, ठीक है। और इसी तरह से बैट्समैन बी के जितने भी स्कोर हैं उन सब के हमने डॉट यहाँ पर बना लिए हैं। तो अब अगर आप ध्यान से देखो तो आपको एक बात समझ में आएगी कि जो 53 जो मीन या मीडियन की वैल्यू हैं, जो सेंट्रल टेंडेंसी की वैल्यू हैं, वो सेंट्रल टेंडेंसी की वैल्यू बैट्समैन बी के लिए तो ठीक है, ये सेंट्रल टेंडेंसी की वैल्यू 53 के अराउंड आती है समझ में कि हाँ ये जो सेंट्रल टेंडेंसी की जो वैल्यू है ये बैट्समैन बी के लिए करेक्ट है, क्योंकि मोस्ट ऑफ जो डॉट्स हैं वो 53 के आसपास ही आपको दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अगर बैट्समैन ए की बात करें तो उसके लिए भी मीन और मीडियन का निकालने का तरीका वही था, सब कुछ वही सेम रखा और उसका आंसर भी 53 ही है। लेकिन उसके जो डॉट अगर आप देखो ध्यान से तो बहुत ज़्यादा स्कैटर्ड है, बहुत ज़्यादा फैले हुए हैं। अगर 53 मान लो यहाँ कहीं लाई करता है तो 53 से कहीं बहुत ज़्यादा दूर स्कैटर्ड यहाँ भी है और बहुत ज़्यादा स्कैटर्ड यहाँ पर भी है। इसको अगर हम ध्यान से देखें तो हमें एक बात समझ में आती है कि जो उसके स्कोर हैं बैट्समैन ए के, वो बहुत ज़्यादा डेविएट हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? डेविएट हो रहे हैं हमारी सेंट्रल टेंडेंसी से। हमारी सेंट्रल टेंडेंसी 53 है, उससे ये जो हमारे स्कोर हैं बैट्समैन ए के वो बहुत ज़्यादा डेविएट हो चुके हैं। तो इसलिए सेंट्रल टेंडेंसी बहुत बढ़िया मेथड नहीं है किसी भी डेटा को इंटरप्रिटेट करने का, एनालाइज करने का और उस डेटा से की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी पढ़ने के लिए, ठीक है। क्योंकि कई बार डेटा बहुत ज़्यादा वेरिएबल होता है। तो इसका मतलब ये है कि किसी भी डेटा की वेरिएबिलिटी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है सेंट्रल टेंडेंसी के अलावा। तो ये वेरिएबिलिटी ही हम लोग इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। कोई भी डेटा कितना ज़्यादा वेरिएबल है, कितना कम वेरिएबल है, या उसकी वेरिएबिलिटी का मेजरमेंट जो है जिसको हम डिस्पर्सन कहते हैं, क्या कहते हैं? डिस्पर्सन, वो जो कैसे निकाला जाता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और उसको निकालने के लिए हम कुछ पॉइंट्स की फॉर्म में डिस्पर्सन को पढ़ेंगे, ठीक है। क्या पढ़ने वाले हैं? एक बार फिर से हम लोग ये पढ़ने वाले हैं कि जब डेटा बहुत ज़्यादा वेरिएबल है तो सेंट्रल टेंडेंसी यानी कि मीन, मीडियन, मोड की जो वैल्यू हैं वो एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन नहीं देती हैं। तो उस केस में क्योंकि डेटा बहुत ज़्यादा वेरिएबल है तो उसकी वेरिएबिलिटी की डिग्री क्या है, कितना ज़्यादा वेरिएबल है, या हमें कोई एक ऐसी वैल्यू मिल जाए जिससे डेटा वेरिएबल भी हो बट वो वैल्यू हमें ये बता दे कि डेटा इसके अबाउट है, इसके अराउंड है, यही उसकी सेंट्रल टेंडेंसी है। उस वैल्यू को जो कि डेटा के बारे में सब कुछ बताता है, जब डेटा बहुत ज़्यादा स्कैटर्ड भी होता है तब भी उसके बारे में एक सेंट्रल वैल्यू दे देता है, वो वैल्यू कहलाती है डिस्पर्सन, ठीक है। क्या कहलाती है? डिस्पर्सन कहलाती है। अब डिस्पर्सन को पढ़ने के लिए, मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्सन को पढ़ने के लिए आप सबसे पहले एक टर्म को पढ़ेंगे जिसका नाम है रेंज। रेंज क्या होता है? रेंज बेसिकली हम लोग इसलिए निकालते हैं कि हम ये देखना चाहते हैं कि कोई भी डाटा कितना ज़्यादा वेरिएबल है, कितनी ज़्यादा वेरिएबल है। जितना ज़्यादा वेरिएबल होगा उतना ही ज़्यादा वो डेटा स्कैटर्ड होगा और वहाँ पर उसी के अकॉर्डिंगली हमें उसका डेविएशन कैलकुलेट करना होगा, ठीक है। तो जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको बैट्समैन ए और बैट्समैन बी के रेंज की बात करता हूँ, ठीक है। जब भी आपको रेंज निकालनी हो तो रेंज निकालने का तरीका ये होता है कि आप सबसे बड़ी वैल्यू को ले लो, उस डेटा की जो सबसे बड़ी वैल्यू है और जो सबसे छोटी वैल्यू है जो भी रही हो, जैसे यहाँ पर 0 है और सबसे बड़ी वैल्यू क्या है? 117। तो इन वैल्यू को लेकर चलो आप रेंज कैलकुलेट कर लो। तो अगर आप बैट्समैन ए की रेंज कैलकुलेट करते हो तो वो कितनी निकल कर आएगी? तो आंसर है मैक्सिमम वैल्यू 117 स्कोर था और सबसे कम स्कोर था 0। तो इसका जो रेंज निकल कर आया वो कितना है? 117, ठीक है। कितना निकल कर आया? 117। और अगर बैट्समैन बी की अगर हम बात करें तो बैट्समैन बी के लिए हमारे पास जो हाईएस्ट स्कोर हमें दिखाई देता है वो हाईएस्ट स्कोर यहाँ पर है 60, और जो मिनिमम स्कोर अगर हम ध्यान से देखें तो मिनिमम स्कोर हमें दिखाई देता है कितना? 48। तो हम यही नोट कर लेते हैं यहाँ पर, बैट्समैन बी के लिए हाईएस्ट है 60 और मिनिमम है 48, ठीक है। ये इस तरह से है। तो यहाँ पर हमारे पास जो रेंज की वैल्यू आई वो कितनी आई? 12, ठीक है। इससे कम तो नहीं है, एक बार और फिर से चेक कर लेते हैं। 40, अच्छा 46 भी है,
तो यहाँ पर 48 ना लेकर मिनिमम वैल्यू क्या लेंगे 46, ओके 46, और यहाँ पर जो रेंज निकल कर आ जाएगी वो कितनी 14। अब आप इस डेटा को ध्यान से देखो, इस डेटा को अगर आप ध्यान से देखते हो तो आपको ये समझ में आता है कि जो बैट्समैन ए का जो स्कोर है उसकी रेंज ज़्यादा है। रेंज ज़्यादा होने की वजह से हम कहेंगे कि उसका जो स्कोर है वो ज़्यादा वेरिएबल है। जितनी बड़ी वैल्यू होगी रेंज की उतना ही ज़्यादा हमारा जो डेटा है वो स्कैटर्ड होगा, उतना ही ज़्यादा वो वेरिएबल होगा, ठीक है। और जितनी रेंज की वैल्यू अगर कम होगी उतना ही हमारा जो डेटा है वो कम वेरिएबल होगा, और उस केस में हमारा काम सेंट्रल टेंडेंसी यानी कि मीन मीडियन मोड की हेल्प से चल जाएगा, ठीक है। तो फिर से हमें मेजर ऑफ डिस्पर्सन कब करना पड़ता है, जब हमारे पास रेंज के जो आंसर हैं वो काफ़ी बड़े बड़े आंसर आते हैं। ये जो रेंज के आंसर जब बड़े आते हैं तो उससे ये पता चलता है कि जो डेटा है वो इस तरह का डेटा है जो स्कैटर्ड डेटा है, वो काफ़ी डेविएट हो रहा है अपनी सेंट्रल टेंडेंसी से। उस केस में हमें एक वेरिएबिलिटी की डिग्री को या एक ऐसी वैल्यू को निकालना होता है जो उस डेटा के बारे में करेक्ट इन्फॉर्मेशन और मैक्सिमम प्रॉपर्टी उस डेटा की बता सके, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये बात समझ में आ गई कि रेंज क्या होता है, रेंज क्यों निकालते हैं। रेंज क्या होता है ये तो आपको पता होगा, बट क्यों निकालते हैं ये समझ में आ गया कि जितनी बड़ी वैल्यू ऑफ रेंज उतना ही ज़्यादा डेटा वेरिएबल होगा, ठीक है। दूसरी बात बच्चों ये कि जब आपका डेटा एक पर्टिकुलर वैल्यू से क्या हो रहा है, डेविएट हो रहा है, चाहे मीन ले लो या मीडियन ले लो, चाहे मीन से डेविएट हो रहा है या मीडियन से डेविएट हो रहा है, तो वहाँ पर हमें मीन डेविएशन निकालना होता है। अब मीन डेविएशन निकालोगे कैसे, तो आंसर है जितना डेटा आपका डेविएट हुआ है, तो पर्टिकुलर जितनी भी आपका स्कोर है, जैसे बैट्समैन की अगर हम बात करें तो बैट्समैन ए का जितने भी स्कोर थे उन सब का डेविएशन देखो कि सेंट्रल टेंडेंसी से उनका डेविएशन कितना है। उन सारे डेविएशन को आप ऐड करा लो और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड करा दो, तो आपके पास क्या निकल कर आ जाता है, मीन ऑफ डेविएशन, ठीक है। तो सबसे पहले हम इस चैप्टर में मीन ऑफ डेविएशन की ही प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो उसके लिए मैं एक्सरसाइज 15.1 में अनग्रुप डेटा का मीन डेविएशन आपको निकाल कर दिखा रहा हूँ, और आपको ये बात समझ में आ जाएगी फिर कि मीन डेविएशन होता क्या है। जैसे ये एक डेटा आपके सामने लिखा हुआ है, इस डेटा को अगर आप ध्यान से देखो तो ये बहुत ज़्यादा वेरिएबल डेटा है। कैसे, यहाँ पर जो सबसे छोटी वैल्यू है वो 4 है और जो बड़ी वैल्यू है वो 17 है ना। तो डेटा 4 और 17 के बीच में बटा हुआ है, ओके। तो हम सबसे पहले तो ये देख लेते हैं क्या सेंट्रल टेंडेंसी के आसपास हमारा डेटा है या नहीं है। सेंट्रल टेंडेंसी हम यहाँ पर मीन की बातें कर रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन में उसने बोला है आपको जो मीन डेविएशन निकालना है वो अबाउट मीन निकालना है, ठीक है। तो मीन से कितना डेविएट हो रहा है ये डाटा वो आपको निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग मीन निकालेंगे। मीन निकालने का क्या तरीका होता है, तो आंसर है मीन जब भी हमें निकालना हो तो जितने भी ऑब्जर्वेशन है उन सबको ऐड करा लेते हैं, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, ठीक है। इसको आप क्या कर लो, ऐड करा लो। इसको आपने ऐड करा लिया और जितने ये ऑब्जर्वेशन हैं उनसे डिवाइड करा दो। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 कितने हैं ये 8। अब इन सबको मैं ऐड करा देता हूँ। आप ऐड कराओगे तो आपका आंसर आएगा 80 और अपॉन में 8, तो आपका आंसर कितना आया, 10 आया। अब बच्चों ये जो डेटा आपको गिवन है, इस डेटा के लिए मीन की जो वैल्यू है वो 10 आ रही है, ठीक है। अब आपको ये देखना है कि ये जो वैल्यू 10 है, क्या इससे हमारा जो डेटा है उस डेटा के लिए ये सेंट्रल टेंडेंसी बन सकता है। हालांकि ये सेंट्रल टेंडेंसी है, लेकिन क्या ये हमें बहुत ही करेक्ट इन्फॉर्मेशन देगा इस डेटा के बारे में, तो आंसर है नो। वाई, बिकॉज 10 जो वैल्यू है इस वैल्यू से कहीं बहुत दूर एक वैल्यू मिल रही है मुझे 4 और बहुत दूर एक वैल्यू मिल रही है 17, यानी कि मेरा जो डेटा है वो अपनी सेंट्रल टेंडेंसी से डेविएट हो रहा है, हाँ या ना। 4 भी आ रहा है और 17 भी आ रहा है। वैल्यू कुछ ऐसी होनी चाहिए थी जैसे 7 8 11 12 इतना रहता तब तो ठीक है, 7 8 10 11 12 इतनी वैल्यू के बीच में डेटा रहता तो ओके था।
तो सेंट्रल टेंडेंसी को ही हम करेक्ट मान लेते हैं और उससे आगे ज़्यादा हमें कुछ निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती, मीन डेविएशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन इसमें पर्टिकुलरली मीन हमारा 10 आया और हमारा जो डेटा है वो बहुत ज़्यादा स्कैटर्ड हो रहा है दोनों साइड, तो इसलिए हम ये कहेंगे कि हमें यहाँ पर मीन डेविएशन की ज़रूरत है। अब मीन डेविएशन निकालोगे कैसे? मीन डेविएशन हम ऐसे निकालेंगे कि पहले तो जितना भी पर्टिकुलर हमारे पास वैल्यूज़ हैं वो कितनी कितनी स्कैटर्ड हो रही हैं हमारी सेंट्रल टेंडेंसी से, पहले हम वो निकालेंगे। इस बात का क्या मतलब है? इस बात का मतलब ये है कि पहले हम डेविएशन कैलकुलेट करेंगे। डेविएशन का मतलब बच्चों हो गया कि 10 से ये कितना दूर है, 10 - 4, ठीक है। कितना आ जाएगा? तो आंसर है 6 आ जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद 10 - 7, ठीक है। आप चाहो तो इसे एक टेबल की फॉर्म में बनाकर और फिर भी कर सकते हो, तो वो ज़्यादा बेटर तरीका हो सकता है। एक टेबल बना लो और उसका सम निकाल लो। टेबल की फॉर्म में मैं बना देता हूँ, ठीक है। हमारे पास डेटा गिवन है xi, ये जो डेटा गिवन होता है ये इसी xi है हमारा 4, 7, 8, 9, ठीक है, 10, 12 और क्या क्या नंबर है 13, 17, 13 और 17, ठीक है। अब ये जो xi है, जितने भी xi यहाँ पर हैं इन सबको हम माइनस कर देंगे किस में से, x बार में से, यानी मीन में से, ठीक है। मीन में से माइनस करेंगे। क्यों माइनस करेंगे ये समझ में आ रहा है कि हम ये देखेंगे कि जो हमारी सेंट्रल टेंडेंसी है, जो कि हमारा मीन का आंसर है 10, वहाँ से ये वैल्यू कितनी कितनी दूर है, कितना कितना डेविएट हो रही है। 10 से 4 कितना डेविएट हुआ है, तो उसको निकालने का तरीका क्या है, 10 में से 4 माइनस कर दो, तो यानी कि 6 डेविएट हुआ है। कितना डेविएट है? 6 डेविएट हुआ है। ऐसे ही ये जो 7 वैल्यू है ये हमारे 10 से कितनी डेविएट है ये निकाल लो, तो आंसर है 3। या 8 कितना डेविएट हुआ है ये निकाल लो, तो आंसर है 2। सिमिलरली नेक्स्ट 10 - 9, ठीक है, 1, 10 - 10 कितना 0। फिर इसके बाद 10 - 12, हालांकि आंसर -2 आएगा बट क्योंकि मोड लगा रखा है तो इसलिए आंसर +2 लिखेंगे। 10 - 13, ठीक है, तो ये आ जाएगा कितना प्लस का 3 लिखेंगे इसको हम, और 10 - 17, ओके, दिस इज 7। तो ये बच्चों हमारे पास क्या निकल कर आ जाएगा, जितने भी डेविएशन हुए हैं। ओके, अब आपको जितने भी डेविएशन आए हैं, अब ये तो डेविएशन सब अलग अलग आ गए, कोई कितना भी डेविएट हो रहा है, कोई कितना भी डेविएट हो रहा है, तो इन हमें तो एक वैल्यू देनी है ना, जिस वैल्यू के अराउंड हमारा डेटा, जो वैल्यू हमारी सेंट्रल डेटा का काम करेगी, सेंट्रल वैल्यू का काम करेगी, वो वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास जितनी भी डेविएशन हैं इन सब का हम सम करा लेंगे। तो अब हम यहाँ पर इन सारे नंबर्स का सम कर लेंगे, ठीक है। सम ऑफ किसका, x बार माइनस xi, ठीक है, इन सबको ऐड करा लो, तो 6 और 3 9 और 2 11 और 1 12 और 2 14 और 3 17 और 7 17 और 7 24, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ गया, मीन, ये हमारे पास क्या निकल कर आ गया, डेविएशन का सम। अब मीन डेविएशन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, मीन डेविएशन निकालने का फॉर्मूला होता है जितने भी डेविएशन हैं उन सब का सम कर लो और जितने भी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हैं उनसे डिवाइड करा दो, ठीक है। तो हमारे पास मीन डेविएशन निकल कर आ जाएगा, तो आंसर है मीन डेविएशन इज इक्वल्स टू, मीन डेविएशन है हमारे पास 24 और कितने ऑब्जर्वेशन हैं ये, तो आंसर है 8 हैं, तो मीन डेविएशन की वैल्यू कितनी निकल कर आ जाएगी, 3 निकल कर आ जाएगी। ये जो वैल्यू 3 है ये क्या दिखाती है, तो आंसर है कि ये जो डेटा है ना, ये जो डेटा है हमारा, इसकी जो वेरिएबिलिटी है वो 3 है। इसकी वेरिएबिलिटी 3 का क्या मतलब हो गया, इसकी वेरिएबिलिटी 3 का मतलब ये हो गया कि ये जो इसका जो मैक्सिमम डेटा जो डेविएट हो रहा है वो बाय 3 हो रहा है। मैक्सिमम जो डेटा है वो कितना कितना डेविएट हो रहा है, 3 से डेविएट हो रहा है। 3 से बहुत ज़्यादा भी हो रहा होगा कहीं पर, लेकिन मैक्सिमम जो नंबर हैं वो किससे डेविएट हो रहे हैं, बाय 3, ठीक है। तो इस तरह से आप मीन डेविएशन निकाल सकते हो। एक बार फिर से कैसे निकालोगे, सबसे पहले तो
मीन डेविएशन अबाउट मीन निकालना है। इस बात का क्या मतलब है कि जो मीन वाली जो वैल्यू है उससे कितना कितना डेटा डेविएट हुआ है, ठीक है, वो हमें निकालना है। तो हमें सबसे पहले मीन की ज़रूरत पड़ेगी। मीन हमारे पास आ गया 10। अब हमें देखना है कि 10 से ये डेटा कितना कितना डेविएट हुआ है। तो पहले डेविएशन निकाल लो। ये मैंने सारे डेविएशन निकाल दिए, कितना कितना डेटा डेविएट हुआ है। और डेविएट होने के बाद फिर उसके बाद हमें, क्योंकि अलग अलग डेविएशन मिल रहा है, ऐसा तो है नहीं सभी जगह एक ही वैल्यू मिल रही हो, तो हमें इसका भी क्या निकालना पड़ेगा, मीन। ठीक है, मीन हमने निकाला तो आंसर क्या आया, 3 आया। कैसे निकाला, इन सबको ऐड करा लो और ऐड करने के बाद जितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यहाँ पर हैं उससे डिवाइड करा दो, तो वो निकल कर आ जाएगा मीन डेविएशन, जो कि ये शो करेगा कि मीन से हमारा जो डेटा जो मैक्सिमम डेटा जो डेविएट हो रहा है वो कितना हो रहा है, बाय 3। जिस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 1 मैंने किया है 15.1 का, इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2, उसका केवल डिजिट चेंज है। ठीक है, आपको केवल क्या करना है, सबसे पहले मीन निकाल लेना। मीन निकालने के बाद सबसे पहला काम क्या करोगे, मीन निकालना। मीन निकालने के बाद जितने भी ऑब्जर्वेशन है उसमें से मीन माइनस करते जाना। ठीक है, माइनस करने के बाद उनका सम निकाल लेना, एक्स आई माइनस एक्स बार का क्या निकाल लेना, सम। और फिर सम निकालने के बाद इसको डिवाइड करा देना, किससे, किससे डिवाइड करा देना, n से, यानी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से क्या कर देना, डिवाइड करा देना। तो बिल्कुल सिमिलरली ऐसे ही चलेगा जिस तरह से मैंने अभी क्वेश्चन किया है। अब इसके बाद दूसरे टाइप का क्वेश्चन बन सकता है कि आपको कोई डेटा गिवन हो और आपको मीडियन के अबाउट उसका डेविएशन पता करना हो कि कितना होगा। ठीक है, तो वो पता करना बहुत ही आसान होता है क्वेश्चन में, क्योंकि मीडियन से कितना डेविएट हो रहा है हमारा जो डेटा है उसको हमें अगर चेक करना है तो पहले मीडियन की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप सबसे पहले मीडियन निकालोगे। मीडियन निकालने के लिए डेटा को हमेशा सबसे पहले अनग्रुप डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में आपको वो लगाना है। ठीक है, अनग्रुप डेटा के में असेंडिंग ऑर्डर में कैसे लगाओगे, सबसे पहले सबसे स्मॉल नंबर जो भी आपको दिखाई दे उनको नोट कर लो। लाइक जैसे 11 से पहले भी 10 दिख रहा है आपको, सबसे छोटा नंबर क्या दिख रहा है, 10, तो 10 लिख लो। फिर 11 आपको दिख रहा है कितनी बार, 2 बार। ठीक है, फिर इसके बाद आपको 12 दिखाई दे रहा है, 12 के बाद 2 बार 13 है, 13 को नोट कर लो। इसके बाद 14 आ रहा है, 14 के बाद आपको क्या मिल रहा है, 16 2 बार। ठीक है, फिर इसके बाद 17 2 बार और फिर 18। ये मैंने क्या किया, असेंडिंग ऑर्डर में लगा दिया। अब मैं ये काउंट कर लेता हूँ कि जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है वो ऑड है या इवन है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है वो 12 हैं, जो कि कैसा है, इवन है। तो इवन के केस में जो मीडियन होता है, ठीक है, मीडियन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 नंबर का ऑब्जर्वेशन, ठीक है, प्लस n/2 प्लस 1th नंबर का ऑब्जर्वेशन। ठीक है, और इस होल डिवाइडेड बाय 2। अब n/2, n की वैल्यू कितनी है, 12, तो यहाँ 12/2 करोगे, 12/2 का मतलब हो गया 6th नंबर का ऑब्जर्वेशन, प्लस 6/2 प्लस 1 यानी 7th नंबर का ऑब्जर्वेशन। ठीक है, और अपॉन में क्या, 2। अब 6th नंबर का ऑब्जर्वेशन आपको जब देखना है तो असेंडिंग ऑर्डर में लगाने के बाद देखना है। तो 1 2 3 4 5 6 नंबर पर क्या आ रहा है, 13 आ रहा है। ठीक है, और क्या चाहिए, 7th, 1 2 3 4 5 6 7th नंबर पर क्या आ रहा है, 14 आ रहा है, और अपॉन में क्या, 2, ये बन रहा है। तो इन दोनों क्वांटिटी को ऐड करा लो, ये कितना आएगा, 27 अपॉन में 2, या मैं कहूँ 13.5। ठीक है, ये बच्चों आपके पास निकल कर आ जाएगी, किसकी वैल्यू, मीडियन की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। ठीक है, कितनी आ जाएगी, 13.5। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद क्योंकि आपका मीडियन आ चुका है 13.5, क्या ये आपकी सेंट्रल टेंडेंसी है 13.5, कितनी आई, 13.5 जो आई है वो मीडियन जो है वो सेंट्रल टेंडेंसी है, 13.5 के अराउंड डेटा आपका रहना चाहिए। लेकिन आप देखो 13.5 से ये डेटा 18 पर भी जा रहा है, या अगर हम छोटी वैल्यू देखें तो 10, तो 13.5 के आसपास 12 13 14 14.5 यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन डेटा बहुत ज़्यादा वेरिएबल हो रहा है। अब क्योंकि बहुत ज़्यादा वेरी कर रहा है तो इसका मतलब इस सेंट्रल टेंडेंसी को हम अप्रोप्रिएट नहीं मानेंगे,
डेटा को इंटरप्रेट करने के लिए। तो इसलिए हम क्या निकालेंगे, मीन डेविएशन। अब मीन डेविएशन निकालने के लिए हम इंडिविजुअल डेविएशन निकालेंगे। इंडिविजुअल डेविएशन का मतलब जैसे 10 का कितना डेविएशन हुआ है, तो जैसे 13.5 इन सब में से माइनस करा दो। पहले तो आपको एक्सआई दिए हुए हैं, एक्सआई क्या क्या है, 10 है, 11 है, मैं यहाँ पर नोट कर लेता हूँ, एक टेबल टाइप की बना लेता हूँ, 11, 12, 13, 13, 14, 13, 13, 14 और क्या है 14 के अलावा 16, 16, 17, 17, 16, 16, 17, 17 और 18। और हमारे पास अब हमें क्या निकालना है, जितने भी हमारे पास वैल्यूज़ हैं उन सारे वैल्यू को आप क्या करोगे, उसमें से मीडियन को माइनस करा दो, ठीक है, और आपके पास डेविएशन निकल कर आ जाएंगे, मीडियन से कितना डेविएट हो रहा है हमारा डेटा। तो जैसे 10 में से आपको माइनस कराना है मीडियन 13.5, ठीक है, तो कितना आएगा 3.5। फिर सिमिलरली जैसे 11 के लिए निकाल लो, 11 के लिए 13.5, ठीक है, तो ये 2.5 आ जाएगा। सिमिलरली फिर नेक्स्ट, ओके, इन सबको करते जाओ तो आपके पास डेविएशन निकल कर आते जाएंगे, ओके, डेविएशन आपके आते जाएंगे यहाँ पर 1.5, फिर इसके बाद 13 माइनस 13.5, ये सारे 0.5 आ जाएंगे। अब ये मैंने जितनी भी वैल्यू यहाँ पर निकाली हैं, इन सारी वैल्यूज़ को आपको क्या करना है, ऐड करा लेना है। जब आप ऐड कराओगे तो ऐड कराने पर देखो क्या बनेगा, ये जो आप निकाल रहे हो ये दरअसल क्या निकल कर आया है, तो आंसर है आपने जितने भी वैल्यूज़ थी उनमें से मीडियन को माइनस करा दिया है, ठीक है। तो इन सब का क्या निकल कर आ जाएगा, सम। इन सब का सम कितना आएगा 28, कितना आ जाएगा 28 आ जाएगा। अब आपको निकालना है मीन डेविएशन, ठीक है, मीन डेविएशन का भी क्या निकालना है, मीन। तो आपको क्या करना है, जितना भी आपका डेविएशन का सम आया है ना, उसको डिवाइड कर देना है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से, ओके। तो आपका जो सम आया है वो कितना आया 28 और ऑब्जर्वेशन कितने हैं 12, तो 28 को डिवाइड करा दो 12 से, 12 2 जा, 12 3 जा, 12 3 जा, 2.33 समथिंग आपका आंसर बन के तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो एक बार फिर से देखो क्या करना है, जब आपके पास डेटा आएगा और उसने डेविएशन तो पूछा है, बट डेविएशन किसके अबाउट, मीडियन। तो पहले मीडियन पता कर लिया हमने, कितना है 13.5। 13.5 जो है उससे हमारा जो डेटा है वो बहुत ज़्यादा डेविएट हो रहा है। कितना डेविएट हो रहा है वो उसको जानने के लिए आप क्या करो, सबके डेविएशन निकालो इंडिविजुअल। इंडिविजुअल डेविएशन कैसे निकालोगे, जैसे जो भी डेटा आपका है, जो भी वैल्यू है उसमें सब में से मीडियन माइनस करते जाओ, मीडियन माइनस करते जाओगे आपके पास ये वैल्यू आ जाएंगी। अब ये जितने भी डेविएशन है ये सारी एक वैल्यू तो है नहीं, सब अलग अलग वैल्यू हैं, तो इनका भी हमें क्या निकालना पड़ेगा, मीन। तो वो मीन डेविएशन निकल कर आया 2.33। ये 2.33 क्या दिखाता है, ये 2.33 ये दिखाता है कि जो हमारा डेटा डेविएट हो रहा है वो मैक्सिमम जो डेटा है वो 2.33 से डेविएट हो रहा है। मैक्सिमम जो वैल्यू है वो हमारी सेंट्रल टेंडेंसी से 2.33 डेविएट हो रही है। जिस तरह से मैंने ये डेटा बोर्ड पर लिखा हुआ है 15.1 का थर्ड क्वेश्चन, सिमिलरली बिल्कुल इसी तरह का डेटा आपको दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 4 में। तो आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर सबसे पहले मीडियन फाइंड आउट करना है, अगर मीडियन के अबाउट निकालना है। और मीडियन कैसे निकालोगे, तो आंसर है, मैं वहाँ पर काउंट कर देता हूँ क्वेश्चन नंबर 4 में कितना नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऑब्जर्वेशन है। तो इसी तरह से हो जाएगा, बस 12 की जगह 10 लिखते जाना है, ठीक है। आपको पहले असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है डेटा, फिर मीडियन निकाल लेना है। मीडियन निकालने के बाद फिर जितने भी आपके ऑब्जर्वेशन हैं उन सब में से मीडियन को माइनस करते जाना, फिर मीडियन का क्या निकाल लेना, जो भी डेविएशन आया है इसका क्या निकाल लेना, सम निकाल लेना, और फिर सम निकालने के बाद इसको डिवाइड करा देना किससे, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से। अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 10 है तो 10 से डिवाइड करा देना, ठीक है। तो बिल्कुल सिमिलरली इसी तरह से आप क्वेश्चन नंबर 4 भी कर पाओगे। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए GS क्लासेस को और करें अपने बोर्ड एंड JEE का
सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।